मैं शुभम जैन आरबी के इस न्यू चैनल रेलवे एग्जाम्स के लिए जो बनाया गया है इस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका आरआरसी ग्रुप डी का सेट 3 लेके आया हूं जिसमें मैथ्स के सभी 25 क्वेश्चंस हम देखेंगे और कैसे कम से कम टाइम में इन्हें सॉल्व किया जा सकता है, कैसे सिली मिस्टेक्स से हमें बचना है, सारी चीजों पर डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। फिजिक्स के लिए एक मैराथन क्लास लगभग 19.5 घंटे की, जिसमें कंप्लीट फिजिक्स आपका कवर कराया गया है आरआरसी ग्रुप डी के लिए, ये अपलोड कर दी गई है। ये आपको आरबी के ऑफिशियल चैनल पे भी मिल जाएगी, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी गई है। तो आप इसे जरूर देखिए अगर आपको फिजिक्स अच्छे तरह पे प्रिपेयर करनी है। बाकी लाइव मॉक आरबी की वेबसाइट पे आपको मिलेंगे, जिसमें रेलवे एग्जाम्स के तो लाइव मॉक्स होते ही, एसएससी एग्जाम्स के भी होते रहते हैं जो फ्री रहते हैं आप लोगों के लिए, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। रेलवे के हमने सारे के सारे आरआरसी ग्रुप डी के लिए आपको फ्री मॉक्स प्रोवाइड कराने हैं, तो वो आप जाके आरबी की वेबसाइट पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम जैसा इंटरफेस आपको मिलेगा, जिससे कि एग्जाम में दिक्कत ना है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको आरबी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, @RB रेलवे एग्जाम्स आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो ये सारी पीडीएफ्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए एक एक करके क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास कहता है, शॉपकीपर ना अपने गुड्स को, आर्टिकल्स को मार्कअप करता है 30% से कॉस्ट प्राइस के और उस पर 10% का डिस्काउंट दे देता है। तो हमें बताना है कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो यह रहेगा, आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस मेरा मान लो 100 है, तो एमआरपी कितना हो गया, 30% इस पे बढ़ाना पड़ेगा, 30% हो गया इसका 30, तो आपने ये बढ़ाया तो ये वाली वैल्यू हो गई 130, ये हो गया हमारा एमआरपी। अब इस पे डिस्काउंट देना है 10%, किस पे देंगे, एमआरपी पे। 10% किसका, 130 का, तो ये कितना हो गया 13 हो गया, तो इसमें 13 घटाया तो बचा 117। ये क्या हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। देखो 100 से कितना बढ़ गया, 17 बढ़ गया, तो कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया। हम 100 से कंपेयर करते हैं तो 17%, वरना आप कहेंगे सर 17 का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हो गया डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस जो है 100 इंटू में 100%। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जा सकता है, वरना मैं इस तरीके से नहीं करता जनरली ऐसा सवाल अगर सिंपल सा हो। तरीका क्या होता है, आप देखेंगे मेरे पास कोई वैल्यू क्या हुई, जब मैं 30% का मार्कअप कर रहा हूं तो मेरी वैल्यू पहले 30% से बढ़ गई है ना, और फिर इसमें डिक्रीमेंट क्या हुआ, जब मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो वैल्यू मेरी किससे घट रही है, 10% से। डिस्काउंट देने पे वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। नेट चेंज कितने का आया, आप कहेंगे सर A% का अगर पॉजिटिव इंक्रीज है और B% का डिक्रीज है तो फॉर्मूला होता है हमारे पास A माइनस बी माइनस AB डिवाइडेड बाई 100। तो यही अगर मैं लगा दूं तो मेरे पास वैल्यू बनेगी यहाँ पे 30 माइनस 10 माइनस 30 इंटू में 10 भाग 100, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 20 माइनस 3, ये हो गया 17। और ये काम ओरली कर सकते थे हम, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते विदाउट पेन किया जा सकता था कि भाई 30 इंक्रीज हो रहा है 10 घट रहा है, तो 30 माइनस 10 20, 30 इंटू 10 भाग 100 3, 20 में से 3 और घटा दिया तो बचा 17। तो मतलब हमारे पास वैल्यू अभी 17% से ऊपर चल रही है, जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी, तो वो 17% क्या हो गया, हमारा लाभ हो गया, वही प्रॉफिट हो गया। क्लियर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कहता है कि भाई इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके बता दो। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो यहाँ पे क्या है 2/3 और यहाँ पे क्या है 3/2, पावर -2 और यहाँ पे 3। अच्छा एक बात बताओ, ये इसका रेसिप्रोकल है ना 3/2, तो इसे 2/3 लिखना हो तो पावर आप कहेंगे सर पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये मेरे पास 2/3 समझाने के लिए बस पूरा लिख रहा हूं, -2 है, इसे मैं रिवर्स कर दिया जो लिखा हुआ है, ठीक है, रेसिप्रोकल ले लिया, तो पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे +3 है तो ये -3 हो जाएगा, है ना। हमें पता है जब हम डिवीजन करते हैं और बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इसे मैं लिख सकता हूं 2/3 की पावर -2 और -3, तो ये बन जाएगा मेरे पास प्लस का 1, तो 2/3 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2/3, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और ये हम विदाउट पेन भी कर सकते थे, इसे सोल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से कौन सी वैल्यू 11 से डिविजिबल है। अब देखो एक तो आपने 11 का डिविजिबिलिटी रूल इस तरीके से पढ़ रखा होगा कि भाई ओड प्लेसेस पे जितने डिजिट्स हैं उनका सम कर लो। पीछे से स्टार्ट करते हैं हम, तो यहाँ पे आप देखेंगे 9 9 9 9 कितना हो गया 36। इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स बन रही है उनके सम को, तो 0 + 0 + 0 0,
तो ये आ गया मेरे पास 36। ये हमारा किससे कटना चाहिए? 11 से कटना चाहिए। 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये वाली वैल्यू 11 से डिविजिबल नहीं है। इस तरीके से देख सकते हैं। इसका एडवांस्ड अप्रोच भी मैं भी आपको बताने वाला हूं। अब देखो जैसे यहाँ पे करना है तो आप कहेंगे सर 9 में से 5 जोड़ा 14 और एक 15 और 7 और 3 कितना हो गया 10। 15 में से 10 घटाया तो 5, ये भी नहीं कट रहा। अच्छा जरूरी है मेरे को ऐसे ही देखना है? मैं एडवांस्ड अप्रोच आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। यही चीज जो मैं 13579 में 11 से डिविजिबल देख रहा था ना, तो हम क्या कर रहे थे भाई? पहले इसका सम कर रहे थे और उसमें से घटा रहे थे इसका और इसका सम, यही कर रहे थे। इस चीज को हम ऐसे ना करके हम अगर ऐसे करें कि मैं दो, क्योंकि मैं बार बार मेरे को जाना पड़ रहा है ना, एक छोड़ के गलती होने के चांसेस रहेंगे। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं इस काम को कि 13579 है, पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इस बड़े सबसे लास्ट वाली में से उससे पहले वाली घटाओ, क्या आया 2। फिर इसे इसमें से इसे घटाओ, क्या आया 2। और यहाँ पे तो ये अकेली बच गई, तो ये नीचे लिख दो सीधा 1। तो सम कितना बन गया 5। क्या ये 11 से कट रहा है? अगर ये 11 से नहीं कट रहा तो नहीं कटेगा। यहाँ पे भी क्या आया था? सम 5 आया था। तो हमने क्या करा, एक एक छोड़ के ना लेने की जगह हमने सीक्वेंस में ले लिया, मतलब साथ साथ। इसमें हम गलती भी नहीं करेंगे और कैलकुलेशन भी बहुत आसान हो गई। छोटी छोटी वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, कोई बड़ी वैल्यू जाएगी नहीं, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? ये भी भाई कटेगा नहीं। ऐसे ही अगर मैं ये वाला करूं तो देखो 1 में से 4 गया -3, 6 में से 4 गया, मेरे पास कितना आया 2, और ये 1 अकेला रह गया तो +1। 3 + 3 0 हो गया, तो मतलब ये 11 से कट जाएगा। ये करेंगे -2 -1 और यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी +2, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया -1। -1 क्या 11 से कटता है? नहीं कटता। हो गया काम खत्म। ऐसे ही मैं एक बड़ा नंबर आपके सामने लिख दूं 3 4 8 9 8 9 6 8 7 5 4 9, क्या ये 11 से कटेगा या नहीं कटेगा बताना हो हमें। कैसे करेंगे? अब इंडिविजुअली ऐड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप कहेंगे सर ये 5 है, ये -2 है, ये मेरे पास 2 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। कितना हो गया? 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 8 हो गए। मजा आया ट्रिक में या नहीं आया? 8 11 से नहीं कटता, तो ये वाली वैल्यू 11 से नहीं कटेगी। रिमाइंडर पूछ लेते क्या आएगा 11 से डिवाइड करके, तो भाई 8 आएगा। क्लियर है? देखो चीजें आप बहुत सीखते हो, लेकिन अगर आप चीजों को सही तरीके से सीख जाओ, उसमें उसे कैसे और यूज कर सकते हैं, बेटर मेथड सीख जाओ, तो एग्जाम में गलती भी कम होगी और आप बहुत अच्छा फास्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास ना एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, एक आयताकार का मैदान है जिसके अंदर उसकी जो लेंथ है ना उसकी ब्रेड्थ का 2 गुना है। ये मेरी लेंथ हो गई। हमें बताना है अगर एरिया ऑफ फील्ड 128 है तो लेंथ क्या होगी। अब देखो इसमें ना गलती बच्चे कर देते हैं कई बार। हमें लेंथ बतानी है, वो कहेंगे सर एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ है 2b और ब्रेथ भी है b। सोल्व करा, 2 से काटा 64 और b का मान आ गया मेरे पास 8। अब आंसर मार्क करने की बारी आएगी तो 8 मार्क कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि ये ब्रेथ है। हमसे पूछा लेंथ क्या होगी, तो ये ट्वाइस इंटू ब्रेथ होगा, तो 2 इंटू में 8, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 16। दिस इज द राइट आंसर। ये छोटी छोटी मिस्टेक भी अगर आप एग्जाम में कर गए ना तो फिर पेपर खराब हो जाएगा आपका। ये यहाँ पे आपको गलतियां बतानी। अब एक एडवांस्ड अप्रोच अगर आपको इस तरीके की सीखनी है कि आपको निकालना क्या है, पहले आप ये देख लो, लास्ट लाइन को अच्छे से पढ़ो क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम की दिक्कत नहीं है, स्लिम मिस्टेक आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लास्ट लाइन हमेशा 2 बार पढ़ो। और उसमें देखो जैसे लेंथ पूछा है ना मेरे को, तो क्वेश्चन को लेंथ की फॉर्म में चेंज करो। आप कहेंगे सर लेंथ क्या है? ब्रेथ का 2 गुना है, तो क्या मैं ब्रेथ को लेंथ बाय 2 लिख सकता हूं? और ये मेरे पास लेंथ थी, तो आप कहेंगे सर एरिया होगा l/2 इंटू में l, और एरिया 128 यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, 256 हो गया l² और यहां से मेरे पास l का मान आएगा 16। अब कोई गलती होने के चांसेस कम हो गए ना हमारे थोड़े से। बस चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है इसे सिंप्लीफाई करके बताओ। देखो 125 तो आपको पता है क्या होता है, 5 की पावर 3 होता है, और ये 5 की पावर 2x - 1 है। बेस सेम हो गया तो पावर को इक्वेट करेंगे, 2x - 1 3 के बराबर, 1 इधर जाके 4 और 2 से भाग देंगे तो x का मान आ गया 2। चले आगे।
इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब इस सवाल को तो कोई भी बच्चा भी कर लेगा। आप देखोगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 80 आ गया, फिर 8 और फिर 88। तो सबसे बड़ा हो गया 88, फिर आएगा हमारे पास 80, फिर आएगा 8.83, फिर 8.084 और 8.0085। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 8.008 लास्ट में इसमें है। शुरुआत 88 से करनी है हमें, तो ये है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डी में 80.8 है। अगला सवाल हमारे पास, एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है जिसकी इंटरनल लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ हमें दे रखी है। इसे अगर पानी से भर दिया जाए तो टोटल कैपेसिटी टैंक की लीटर में बता दो। अब भाई रेक्टेंगुलर वाटर टैंक मेरा क्या होता है, बेसिकली ये बनता है क्यूबॉइड। क्या बनता है, घनाभ, है ना, घनाभ बन गया। अब इसकी डेप्थ हमारे दे रखी है 2, लेंथ 5 दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है 3। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो आयतन हो जाएगा मेरे पास 2 गुना में 5 गुना में 3, तो ये वैल्यू आ गई 30। 30 किसमें, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है तो 30 मीटर क्यूब आएगा। हमसे लीटर में पूछा है, 1 मीटर क्यूब किसके बराबर, 1000 लीटर के बराबर होता है। तो मेरे पास ये 30 और 3 जीरो और लग जाएंगे अगर लीटर में बताना होगा। दिस विल बी आवर आंसर। चले आगे। इसमें गलती से 3000 जिसने मार्क कर दिया जल्दबाजी में तो वो गया। एक सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर 14 है, तो उसका एरिया बता दो। डायमीटर 14 तो रेडियस कितना हो गया भाई 7। अब सेमी सर्कल का एरिया बताना है। एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 22/7 इंटू में 7 का स्क्वायर। हालांकि आपको ये चीज पता होना चाहिए, जब रेडियस 7 होता है तो मेरे पास एरिया होता है 154, और सेमी सर्कल का एरिया निकालना तो हाफ से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 77। और क्या क्या चीजें आपको पता है, हालांकि आपको पता है सर्कुलर पार्ट का जब भी एरिया निकालते हैं तो उस केस में हमारा आंसर अगर पाई को 22/7 लें तो 11 का मल्टीपल आता है और 7 का भी मल्टीपल आता है। 11 और 7 के मल्टीपल आप चेक कर सकते थे, बट चारों ही ऑप्शन आपके 11 से भी कटेंगे 7 से भी कटेंगे, तो डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा नहीं। चले आगे। कहता है 2 लोग हैं, एक अनिल है और एक बीमल है। इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है 5:7। 8 साल के बाद जो इनकी एज का रेशियो होगा वो हो जाएगा 7:9। तो हमें बताना है प्रेजेंट एज बीमल की क्या होगी। अब देखो बीमल की एज बतानी है तो 7 रेशियो तो दे रखा है, 7 का मल्टीपल होने के चांसेस हैं, तो या तो ये आंसर होगा या ये होगा, ये दोनों तो वैसे ही नहीं होने वाले, है ना। अब देख लो एज का डिफरेंस, अगर इन दोनों की एज का डिफरेंस देखो, 2 लोग हैं, मान लो आप हो, आपके पिताजी हैं, ठीक है, मान लो आपके अंदर 20 साल का एज का डिफरेंस है, तो हो सकता है आप जब 2 साल के थे तो आपके पिताजी 22 साल के थे, लेकिन जब आप से 10 साल बाद आप 12 साल के होंगे तो पिताजी कितने साल के होंगे, 32 साल के होंगे। तो जो एज का डिफरेंस है 20 साल का, ये तो हमेशा मेंटेन रहेगा। इन क्वेश्चंस में भी हम यही मान के चलते हैं भाई एज का डिफरेंस है ना, इक्वल कर लो। यहाँ 7 रेशियो, यहाँ 5 रेशियो 2 रेशियो है, यहाँ 9 रेशियो, यहाँ 7 रेशियो 2 रेशियो। एज का डिफरेंस मेंटेन है तो मतलब रेशियो मेंटेन है। अब डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप कहेंगे सर एज कितनी बढ़ गई बीमल की, 7 से हो गई 9, 2 रेशियो बढ़ गई। एज एक्चुअली में कितनी बढ़ी है, हम 8 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 2 रेशियो 8 ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 4 ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर 1 रेशियो 4 ईयर के बराबर तो 7 रेशियो 7 इंटू में 4 ईयर, दैट इज 28 ईयर्स। तो बीमल की प्रेजेंट एज होगी 28 ईयर्स। क्वेश्चन समझ आ गया, क्लियर है सभी लोगों को। अगला सवाल, ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है, ए रेशियो सी बताना है। इस तरह के सवाल में देखो बी दोनों जगह कॉमन आ गया ना, मेरे पास यहाँ पे 4 है और बी यहाँ पे क्या है 8 है, तो इन्हें इक्वेट करने के लिए मेरे को इसे 8 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे में 2 से गुना कर सकता हूँ। अब बी तो दोनों में बराबर हो गया तो मतलब रेशियो मेंटेन हो गए, तो यहाँ पे अब ए कितना बचा, 3 दूनी 6, और यहाँ पे सी कितना है, वे तो 9 ही है एज इट इज, तो ए रेशियो सी कितना आ गया मेरे पास 6:9, दैट इज 2:3। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन में कहता है कि जो प्रेजेंट में फादर की एज है वो 3 गुना है सन की एज से। ये रेशियो दे रखा है प्रेजेंट का। 12 साल के बाद या इन 12 साल में फादर की एज ट्वाइस हो जाएगी सन की एज की।
तो फादर की एज क्या हो जानी है, ट्वाइस हो जानी है सन की एज की आफ्टर 12 ईयर्स। हमें बताना है कि प्रेजेंट एज क्या होगी बेटे की, तो निकालना पड़ेगा। वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि भाई एज का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 2 रेशियो है एज का डिफरेंस और यहाँ पे 1 रेशियो है। ये 2 रेशियो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ये तो ऊपर 1:3 ही रहेगा, ये 1 और 2 का बेसिकली हम एलसीएम लेते हैं और फिर जिससे मल्टीप्लाई करना हो वो दोनों में करते हैं। इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है 1 और 2 में, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेशियो 2 बनाने के लिए। तो इसमें 2 से गुना करा तो 2 और ये हो गया 4। अब देखो एज का डिफरेंस 2 रेशियो मेंटेन हो गया। हमें सन की एज बतानी थी। आप देखेंगे सन 1 रेशियो से 2 रेशियो हो रहा है, मतलब 1 रेशियो एज बढ़ रही है। कितने सालों में, 12 सालों में। तो 1 रेशियो 12 को रिप्रेजेंट करता है। और हमें यही तो बताना था कि भाई प्रेजेंट एज बता दो सन की, वो तो 1 रेशियो है मतलब 12 ईयर्स। क्वेश्चन खत्म। अगला सवाल हमारे पास फिर से प्रिया और रीता की जो एज का रेशियो है वो हमें दे रखा है यहाँ पे 3:5। 10 साल के बाद उनकी जो एज का रेशियो होगा वो होगा 4:6। तो हमें बताना है सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर प्रेजेंट एजेस का सम अगर मैं नॉर्मली देखूं तो 8 रेशियो दिख रहा है, 8 का मल्टीपल होगा, लेकिन 8 के मल्टीपल ये भी है ये भी है, तो 2 ऑप्शन में डाउट हो सकता है। सोल्व करेंगे बेसिक से। मैंने कहा इनकी एज का जो डिफरेंस है वो जो अभी है प्रिया और रीता की, वो बाद में भी सेम रहेगा। यहाँ पे है 2 रेशियो, क्या यहाँ पे भी 2 रेशियो रेशियो मेंटेन्ड है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। हम कितने साल आगे गए हैं, हम गए हैं 10 साल आगे। यहाँ पे हम कितने साल आगे गए हैं, 1 रेशियो। तो 1 रेशियो 10 ईयर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। 8 रेशियो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 8 इंटू में 10, ये हो गया 80 ईयर्स। प्रेजेंट एज का सम हो गया इनका 80 ईयर्स। अगला सवाल, 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, उनका मीन दे रखा मतलब एवरेज दे रखा है 15। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एक्स क्या होगी। अब देखो अगर आप ध्यान से इन ऑब्जर्वेशन को देखो, x, x+2, x+4, x+6 और x+8, क्या ये मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिख रही है। मतलब दिस प्लस दिस, ये 2 बढ़ गया इसमें, फिर 2 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया और फिर 2 बढ़ गया। जब भी हमारे पास टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो मिडिल टर्म ही हमारी एवरेज कहलाती है। तो मिडिल टर्म अगर हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 3, 4, 5 टर्म्स हैं, तो ये x+4 यही मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, जो कि दे रखा है हमें 15। तो x का मान कितना आ गया, 11। हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन x, वो है 11। क्लियर। अगला सवाल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स रियल और इक्वल बताए गए हैं, तो हमें k का मान बताना है। अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इस फॉर्म की, ax² + bx + c = 0, तो हम रूट्स कहते हैं कि भाई वास्तविक हैं और बराबर हैं, समान हैं। कब, जब b² बराबर हो जाए 4ac के। ये तो लास्ट टेस्ट में भी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था पूरा का पूरा, है ना। तो अगर ये कंसेप्ट लगाएंगे तो b² मतलब यहाँ पे कंपेयर करोगे तो b - 4 के बराबर है, a 2 के बराबर है और c मेरा k के बराबर है। तो -4 का होल स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 4 इंटू में a है मेरे पास 2 और c है मेरे पास k। 16 8k के बराबर, तो k का मान कितना आ गया भाई, 2 आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। चलें आगे। लेवल इजी था इस टेस्ट का, बस आपको सिली मिस्टेक नहीं करने थे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 25 में से 25 स्कोर किया है। आई होप काफी बच्चे होंगे। अगर आप नहीं हो इसमें से, आपने 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आपको थोड़ा ध्यान से पेपर अटेम्प्ट करने की जरूरत है। क्वेश्चन में क्या आता है कि भाई एक मर्चेंट ने एक घड़ी खरीदी 800 रुपए की, 50 रुपए उसके रिपेयर में लगा दिए और उसे बेच दिया 1000 रुपए का, तो प्रॉफिट कितने का होगा। आप कहेंगे सर पड़ी कितने की, 800 - 50, जो टोटल लागत मूल्य है घड़ी का वो 850 हो गया, बेचा गया 1000 रुपए में। तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। आप अगर इसे सॉल्व करना चाहें तो देखो, एक 0 से एक 0 एलिमिनेट हो जाएगी, 5 से भी काट दोगे तो आप कहोगे सर 17 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 20। कितने का प्रॉफिट हो गया, 3 का प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास, कितने पे, 17 पे। तो प्रॉफिट परसेंट 3/17 इंटू में 100% हो जाएगा।
और 3/17 कितना होगा? आप कहेंगे सर पहले 1 टाइम्स जाएगा, फिर 130 अपना लगभग 7 टाइम्स, 17 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही सेट बैठेगा ये। चले आगे, कहता है 3 नंबर्स हैं, इनका बता दो आप रेशियो क्या होगा एलसीएम का और एचसीएफ का। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे? अगर आपको कभी भी ये दे दिया जाए ना कि भाई 3 नंबर्स हैं या जितने भी नंबर हो उनके एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बता दो, डायरेक्ट ट्रिक याद रख लो, इनका रेशियो ले लो 12 रेशियो 18 रेशियो 30 और अब इन्हें काटना स्टार्ट करो। किससे कट जाएगा? आप देखो कि 6 से तीनों वैल्यूज कट रही हैं, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा और ये 5 टाइम्स जाएगा। अब कोई वैल्यू है क्या जिससे ये तीनों टर्म्स कट रही है मेरी? नहीं है कोई ऐसी वैल्यू। तो अब आपको कुछ नहीं करना, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 इंटू 3 इंटू 2 ये एलसीएम के कोरोस्पोंडिंग आ जाएगा और एचसीएफ के कोरोस्पोंडिंग तो 1 रखना है। आपको पता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो एलसीएम में तो ऑलरेडी आता ही है, तो वो कहीं ना कहीं काट ही देगा इसे। जो हमने 6 से काटा, हालांकि वो एचसीएफ से तीनों को काट दिया एक तरीके से, ये मान के चलो जो कॉमन फैक्टर था वो एचसीएफ ही था जिससे ये तीनों कट गए। तो यहां 1 आएगा और बाकी आपने रेशियो लिया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो एलसीएम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 15 इंटू 2 ये हो गया 30 और ये हो जाएगा 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे ही अगर मैं आपको और नंबर दे दूं, मैंने एक नंबर कहा 35 है, एक नंबर कहा 60 है, एक नंबर कहा 90 है और एक नंबर मैंने कह दिया से 110 है, या थोड़ा आसान ले लेते हैं से 120 है। ये 4 नंबर हमने दे दिए। मैं आपसे पूछता हूं इनका एलसीएम रेशियो एचसीएफ क्या होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फास्ट आना चाहिए, ये नहीं कि बेसिक से पूरा एलसीएम निकाल रहे हैं, पूरा एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो टीम ने आसान क्वेश्चन बनाया आपके लिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता तो आपको टाइम लग जाता, और जबकि ये क्वेश्चन का आंसर करना भी कितना आसान है। सारा कंसेप्ट आपको बता दिया कैसे करना है, 1 मिनट में निकाल दो, 1 मिनट के 15 सेकंड में निकलना चाहिए आंसर। अगला सवाल हमारे पास क्या कहता है कि भाई हमारे पास 10,000 रुपीज हैं, इसे 2 साल के लिए 10% per annum की ब्याज दर पे दिया गया। ठीक है, जो डिफरेंस मिला इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट पे और सिंपल इंटरेस्ट पे, वो बता दो क्या होगा। इसका एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप कहेंगे सर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट बाय 100 के होल स्क्वायर के बराबर। अगर आप ये लगा देंगे तो प्रिंसिपल है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 10/100 और इसका होल स्क्वायर। आप देखेंगे 100 का होल स्क्वायर तो ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा बस 10 का स्क्वायर, जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 100। कोई दिक्कत नहीं, बेसिक से भी करना हो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कहेंगे सर 10% के हिसाब से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू में 10%। कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल का निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 10 और 10 का 2 बार इफेक्टिव लेना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 इंटू में 10 प्लस 10 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 100। यही पढ़ा है, तो ये हो गया मेरे पास 21%, ये आया 20%, डिफरेंस हो गया 1%। 1% इसका कितना होगा? आप कहेंगे सर प्रिंसिपल को हम मानते हैं 100%, 100% इसके बराबर तो 1% 100 से विभाजित कर दोगे तो 100 के बराबर हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे 1% का मान हो गया 100। ठीक है, अगला सवाल कहता है एक एग्जाम में 40% बच्चे फेल हुए मैथ में, 30 इंग्लिश में फेल हो गए, 30%, 10 दोनों में फेल हुए, तो बता दो परसेंटेज पास कितने होंगे दोनों सब्जेक्ट्स में। इसका एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। आप फॉर्मूला क्या पढ़ते हो? आप कहोगे सर 100, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं उसे हम 100% मानते हैं। ये किसके बराबर होंगे? स्टूडेंट जो पास होंगे दोनों में, प्लस में जो स्टूडेंट पास होंगे किसमें, कौन कौन से 2 सब्जेक्ट है मैथ में, ये पास होने वाले दोनों लिख लिए, तो फेल जो मैथ्स में फेल हुए, जो फेल हुए फिजिक्स के अंदर, और इसमें से वो हटा देते हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए। ठीक है, मैथ्स प्लस फिजिक्स दोनों में जो फेल हुए वो ये।
ये हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है जो आप लगा के निकाल सकते हैं। ये कैसे आया या कैसे कर सकते हैं वो भी देख लो, वरना फॉर्मूला वगैरह तो मैं याद कराता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ डायरेक्टली दिमाग में होना चाहिए सारा काम। मान लो मेरे पास ये वो बच्चे हैं जो मैथ में फेल हो गए, ये वो बच्चे हैं जो भाई फेल हो गए किसमें, फिजिक्स में। अब हमारे पास यहाँ पे एक रीजन बचेगा, ये वो बच्चे हैं भाई जो दोनों में फेल हो गए, मैथ्स में भी फिजिक्स में भी। तो मैथ्स वाले फेल में भी काउंट होंगे और फिजिक्स वाले फेल में भी काउंट होंगे। मैथ्स में फेल कितने थे हमारे पास, अच्छा फिजिक्स नहीं है इंग्लिश है, मैं बार बार फिजिक्स लिख रहा हूं तो इसे इंग्लिश कर देना, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मैथ्स में फेल होने वाले हमारे पास थे 40% और इंग्लिश वाले में फेल होने वाले हैं हमारे पास 30%, और ये 10% आ गए, दोनों में फेल हो गए। तो बेसिकली अगर मेरे को ये वाला रीजन चाहिए कि भाई जो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो, मैथ्स मतलब कम से कम एक में फेल हो या दोनों में फेल हो, ये सारा रीजन चाहिए, मतलब फेल बच्चे का टोटल डेटा चाहिए, कितने बच्चे टोटल फेल हुए, चाहे एक में हुए चाहे दोनों में हुए। तो आप कहेंगे सर पहले तो मैथ्स के फेल है हमारे पास 40%, फिर हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश के फेल है डेट इज 30%। अब क्योंकि इन दोनों में ये वाला रीजन ये 10% जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल है, 2 बार आ गया ना, तो एक बार हटाना पड़ेगा, तो ये हो गया 10%, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास ये रीजन, तो ये वो सारे फेल बच्चे इधर आ गए। अब इसके अलावा बच्चे कौन से बचे भाई, वो बच्चे बचे दोनों में पास हुए होंगे, है ना। तो दोनों में पास होने वाले बच्चे वो किस रीजन में आएंगे, वो आएंगे हमारे इस रीजन में। और अगर मैं उन्हें भी जोड़ दूं तो मेरे पास क्या बन गए, टोटल बच्चे बन गए यहाँ पे, तो उसे हम बोलते हैं 100%। क्लियर, यही फॉर्मूला मैंने लिखा और कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बच्चा या तो फेल होगा या पास होगा, एक सब्जेक्ट में फेल वाला इधर आ गया, दूसरे में फेल वाला इधर आ गया, दोनों में फेल वाला इधर आ गया, किसी भी एक सब्जेक्ट में या कैसे भी जो बच्चा किसी भी तरीके से फेल हो रहा है वो सारा इधर आ गया। तो जो भाई फेल नहीं हो रहा तो पास हो रहा होगा, पास वाले इधर आ गए, फेल और पास को जोड़ दो तो टोटल बच्चे बन गए, ठीक। हमें यही पूछा है कि ये वाला मान बताओ क्या आएगा। आप कहेंगे सर ये 40 और 30 70 में से एक घटाया 60, 100 में से 60 घटा दूंगा तो 40, तो 40% आएगा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। चलें आगे, ओरली करने वाला सवाल बट कंसेप्ट सीख लिया आपने। हमें कहता है कि भाई इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थमेटिक मीन बता दो। अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज, तो यहाँ पे वैल्यूज है, ये फ्रीक्वेंसी है। हालांकि हम बहुत सारी कंसेप्ट सीखते हैं डेविएशन वगैरह, लेकिन आपके एग्जाम में आ रहा है अगर ग्रुप डी में तो बेसिक से कर लो। आप कहेंगे सर अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जैसे 2 लोग हैं जिनका एवरेज है 10, 5 का 20 है, 3 का 30 है और 1 का 40 है, तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं। हम कहते हैं a1 n1 प्लस a2 n2 डैश 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 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस डैश डैश डैश। तो ये a1 n1 क्या होगा, मतलब पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 2 इंटू में 10 20, फिर 5 इंटू में 20 100, फिर 3 इंटू में 30 90, और फिर 1 इंटू में 40, ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय सारी फ्रीक्वेंसी का सम 7 और 3 10 और 1 11, ये हमारा उत्तर बनेगा। तो 120 210 250 भाग 11 क्या आएगा, 2 जा चला जाएगा 22, फिर 30, फिर 2 22 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर ए यही करेक्ट हो सकता है। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर, जिसमें एंगल क्यू हमारे पास 90 डिग्री का है, हाइपोटेन्यूस की लेंथ 13 है, पी क्यू आर है तो क्यू 90 का दे रखा है हमें, एक साइड पी क्यू है जो 5 की है, तो हमें बताना है क्यू आर क्या होगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट 13 और 5 किसके साथ बनाते हैं भाई, ये बनाते हैं 12 के साथ, तो ये वाली वैल्यू 12, वरना आप कैसे निकालेंगे, आप कहते हैं सर ये वाली दूरी हो जाएगी 13 स्क्वायर माइनस में 5 स्क्वायर, ठीक है। सोल्व करोगे तो ये 144 बन जाएगा, और 144 किसका होता है, ये रूट में लेते हैं हम वैल्यू, तो 12। sec थीटा प्लस टेन थीटा, sec x प्लस टेन एक्स 1/3, sec x प्लस टेन एक्स बता दो। ये तो आइडेंटिटी पता है आपको, आपने पढ़ा हुआ है भाई sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x, ये तो हमने आइडेंटिटी होती है 1 के बराबर। अब यहाँ पे इसे अगर a स्क्वायर मान लो, इसे b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, तो यहाँ पे अगर sec को s से रिप्रेजेंट कर दूं और tan को t से, तो s प्लस t और यहाँ पे s माइनस t,
ये 1 के बराबर हो जाएगा और आप देखेंगे sec प्लस 10 x माइनस टी को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो 1 अपॉन एस माइनस टी, ये क्या हो जाएगा बेसिकली sec थीटा प्लस टेन थीटा इनवर्स होता है किसका, sec थीटा माइनस टेन थीटा का। तो अगर मैं इसे लिख दूं यहाँ पे तो ये 1/3 था, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1/3 और आंसर क्या आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल कहता है एक गाड़ी है जो पहले 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, फिर अगले 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो एवरेज स्पीड आयतन स्पीड औसत स्पीड क्या होगी। आप कहेंगे सर एवरेज स्पीड होती है मेरे पास, बस ये फॉर्मूला याद रखिए, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, 100 पहले और फिर 200 बाद में, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 100 जमा 200। टोटल टाइम कितना लगा, 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे, 50 दूनी 100 होता है, तो आप अगर पूरा लिखना चाहो तो 100 भाग 50 लिख सकते हो, वरना 2 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 200 किलोमीटर 40 की स्पीड से, तो 200 भाग 40 इतना टाइम लगा होगा, तो 300 भाग 2 और 5 7 कितना आ गया, 4 गुना जाएगा 28, फिर 20, फिर 2 टाइम्स आएगा, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 6/7 ये आ जाएगा। वरना अगर आपको यहाँ पे ये 7 दिख गया था मेरे भाई, तो क्या कभी भी कोई ये वाला ऑप्शन हो सकता था, डिनोमिनेटर में 3 मिल सकता था क्या 7 की जगह, नहीं। 9 या 93 मिल सकता था क्या, नहीं। तो ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं थे, ऑप्शन नंबर भी ही करेक्ट होता। अगला सवाल हमारे पास कहता है 12 वर्कर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, अगर 4 लोग और ज्वाइन कर लें तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो एक आदमी में मान ले तो एक दिन में एक काम करता है, तो 12 लोग एक दिन में इतना काम करेंगे, कितने दिन काम कर रहे हैं, 8 दिन, तो ये हो जाएगा मेरा टोटल वर्क, है ना। अब कितने लोग बढ़ गए, आप कहेंगे सर 4 लोग और बढ़ गए, तो 12 जमा 4 लोग करेंगे काम, तो एक दिन का काम इतना कितने दिन में होगा, मैं मान लेता हूं डी, तो ये भी टोटल वर्क हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। आप देखेंगे ये बन जाएगा 16, 8 से काटूंगा तो 2 और 2 से ये काटूंगा तो ये हो गया 6, तो आंसर आएगा 6। चलें आगे, इसकी वैल्यू बतानी है, 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 ऐसे चल रहा है। इसका डायरेक्ट ट्रिक बताई हुई है आप लोगों को कि अगर मेरे पास ऐसा प्लस का सिंबल हो और यहाँ पे सिंगल नॉर्मल रूट दे रखा हो और सारा सेम ही कॉपी होता जा रहा हो, सीक्वेंस आगे बढ़ता जा रहा हो, तो आप ये इस नंबर को देखा करो, क्या ये 2 किसी कॉन्जुगेटिव नंबर का मल्टीपल है। आप देखेंगे ये है 2 इंटू में 3, है ना। अगर प्लस का साइन हो तो यहाँ पे बड़े वाले नंबर आंसर हो जाता है, डेट इज 3। और अगर यहाँ पे होता रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस ऐसे चलता, तो फिर हम कहते हैं अगेन ये 2 इंटू 3 है, इनमें गैप 1 का होना चाहिए जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आंसर हो जाता मेरा 2। क्लियर। इसमें मल्टीपल केसेस बनते हैं, अलग अलग चीज हम सीखते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत टाइप बनते हैं, उसके लिए अलग से क्लासेस आपको जब कराई जाएंगी तब आप कर सकते हैं, अगर कर रखे हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा। आज के सवाल का, आज की क्लास का आखिरी सवाल, क्वेश्चन में कहता है हमारे पास PQRS क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मतलब कैसा होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जो एक क्या हो, सर्कल के अंदर डाला जा सके, ये हो गया मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कुछ इस तरीके से, जैसे PQRS अगर मैंने ये बनाया तो कहता है कि PS और QR को अगर आप आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये जाके मिल जाएगा एट पॉइंट T। QTS 30 दे रखा है, ये वाला कोण 30 है, PQR हमें 100 दे रखा है, तो हमें बताना है QPS। ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया, ये बताना है। आप देखेंगे यहाँ पे ये तो एक पूरा ट्रायंगल बन रहा है ना, TPQ, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 180 में से बचे हुए 2 कोणों के योग को घटा दो, 100 जमा 30 को अगर मैं यहाँ पे घटा दूंगा तो ये वाली वैल्यू बचेगी, 130 घट गया तो 50। क्लियर। तो बहुत सरल सवाल थे आज के टेस्ट में। आई होप आप में से किसी को भी दिक्कत ना ही हो इन सवालों में। बाकी मैंने तरीके आपको बता दिए, कुछ चीजें और सिखा दी जो मुझे लगता था सीखनी चाहिए आप लोगों को।
बस सिली मिस्टेक एग्जाम में नहीं करनी। ग्रुप डी का पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता है, लेकिन गलतियां अगर आप कर बैठोगे एग्जामिनेशन में तो फिर बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, मिस्टेक्स मत करो, बहुत बढ़िया करके आओगे आप एग्जाम में और टेस्ट देते रहो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जब सब्सक्राइब तो कर ही लो और बेल आइकन को दबा दो। बेल आइकन में भी दो ऑप्शन पूछता है, पर्सनलाइज्ड या फिर ऑल। तो ऑल पे क्लिक करना जिससे कि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिले, वरना पर्सनलाइज्ड में यूट्यूब आधे से ज्यादा वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भेजेगा नहीं, तो आपकी क्लासेस मिस हो जाएंगी। और ये आरबी की वेबसाइट पे जो लाइव टेस्ट आपको दिख रहे हैं ये दे सकते हैं। ऐसे रेलवे के और एग्जाम्स जो हुए हैं जैसे एनटीपीसी CPT-2 के पेपर भी मॉक फॉर्म में डाले हुए हैं। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट लेवल के फुल लेंथ सेक्शनल ये सारे मिल जाएंगे आपको। आरबी की वेबसाइट पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और लाइव टेस्ट जब आ रहे हैं वो आप दे सकते हैं। अलविदा लूंगा आपसे यहीं पे। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पर अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है। जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दिया है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर आल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।